हेलो नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं परिष्कार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लास 11th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चल रहा था, जिसके 4 वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उनको अब तक नहीं देखा तो उन सबके लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पहले आप उनको देखिए। ये अपना है लेक्चर नंबर 5, जहाँ अपन बात करेंगे कूलाम नियम के सदिश रूप और उसके बाद पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। लेकिन कूलाम नियम के सदिश रूप और अध्यारोपण के सिद्धांत पर जाने से पहले कुछ एक दो प्रश्न जो कि प्रीवियस वीडियो में करवाने थे लेकिन हम किसी कारणवश नहीं करवा पाए थे। तो देखिए, पहला प्रश्न आज का क्या है। दो बिंदुवत गोले जिनका द्रव्यमान 200 ग्राम, यानी दो बिंदु के रूप में दो गोले हैं जिनका मास कितना दे रखा है, 200 ग्राम दे रखा है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी लंबाई 40 सेंटीमीटर से लटकाए गए, यानी दो धागे लिए गए हैं किसी एक ही पॉइंट से। दो धागे, एक धागा ये हो गया, दूसरा धागा ये हो गया, और उन दोनों से ये पॉइंट चार्ज है या जो बिंदु जो आवेश है उनको हमने लटका दिया है। दोनों गोले समान आवेशित है, यानी इन जिन गोलों को अपन ने धागों से लटकाया है उन दोनों पर चार्ज अगर एक पर क्यू है तो दूसरे वाले पर भी क्यू है, आवेश समान है। फिर कहता है कि साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई है, तो प्रत्येक गोले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, वापस अगर इसका डायग्राम आपके दिमाग में बन गया तो इस सवाल को सोल्व करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। कुछ छोटे छोटे मैथमेटिकल टूल्स यहाँ काम में लेने पड़ेंगे और इजीली आप इस सवाल को कर सकते हो। सवाल कह रहा है कि दोनों आवेश अगर साम्य अवस्था में, देखो कोई भी चीज़ साम्य अवस्था में होने का मतलब है कि नेट चार्ज कितना उस पर 0, यानी ना वस्तु इधर विस्थापित हो, ना इधर हो, ना ऊपर ना नीचे। अगर नेट फोर्स उस पर 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो जो पार्टिकल है या वो कोई भी निकाय है वो कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था में। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसकी लैंग्वेज है उसके हिसाब से अपन डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि अपन को आवेश कैसे ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ अपन सबसे पहले इसका डायग्राम तैयार कर रहे हैं। तो देखो, प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है कि एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो धागों की सहायता से दो द्रव्यमान जिनके कितने 200 ग्राम जिनके मान उनको लटकाया गया। तो अपन देख लीजिए, ये एक मान लेते हैं उनका उभयनिष्ठ पॉइंट, और यहाँ से देखिए इस धागे से ये एक गोला लटकाया गया है और यहाँ से ये दूसरा धागा, इससे ये गोला लटकाया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो पूरी व्यवस्था है इसमें दोनों गोलों पर आवेश का मान सेम, यानी इस पर भी क्यू है तो इस पर भी क्यू है। आवेश का मान दोनों पर समान है और हमें इस क्यू का मान ही बताना है कि कितना है। और अब देखिए, हमें पता है अगर दो आवेश ऐसे लटकाए गए हैं तो और समान अगर उनमें प्रकृति का आवेश है तो ये एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, प्रतिकर्षित करने वाले हैं। यानी ये इसको उधर धकेलना चाहेगा और ये आवेश इसको इधर धकेलना चाहेगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि निकाय कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था में। इसका मतलब है इस पर भी नेट फोर्स 0 है और इस पर भी नेट फोर्स 0 है। और उस स्थिति में इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी सवाल में दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम आंकिक मान कुछ भी नहीं लिखने वाले, हम प्रतीकों के रूप में लिखेंगे। मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच में जो ये साम्य अवस्था वाली दूरी है उसको अपने एक बार के लिए इमेजिन कर लेते हैं, कितनी है, d है। और इस प्रश्न के हिसाब से अपने लिए d का मान कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर दे रखा है। दूसरा, धागों की जो लंबाई है उसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट करने वाला हूँ L से। वैसे इस सवाल में धागे की लंबाई L दे रखी है और कितनी दे रखी है, L बराबर 40 सेंटीमीटर। ये देखो प्रश्न में यहाँ लिख रखा है कि दो कुचालक धागे जिनकी लंबाई कितनी है, 40, यानी इस धागे की लंबाई भी 40 है, इसकी भी लंबाई क्या है, 40 है। जब भी मुझे L की वैल्यू चाहिए तो मैं 40 सेंटीमीटर वहाँ लिख सकता हूँ। तो ये हमने सारा लिख दिया। अब देखो, अगर निकाय साम्यावस्था में तो इसका मतलब है कि इस आवेश पर नेट बल कितना है, 0। इस आवेश पर भी नेट बल कितना है, 0। तो किसी भी एक आवेश को ले लीजिए और उस पर नेट फोर्स 0 के बराबर कर दीजिए, अपने को क्यू का मान वहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं कि इस आवेश पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। देखिए, ये जो क्यू आवेश है इसका द्रव्यमान भी कितना, प्रश्न के हिसाब से 200 ग्राम है। अगर इसके पास द्रव्यमान है तो इसके ऊपर सबसे पहला अपन बात करेंगे कौन सा बल लगने वाला, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल लगता है क्षैतिज के लंबवत, यानी कुछ इस डायरेक्शन में, और उसका मान होता है F = mg। अपने देखो m का मान कितना है, 200 ग्राम, और g का मान, प्रश्न कभी कभार 10 लेने को बोल सकता है, 10 ले लीजिए, अदरवाइज 9.8 तो फिक्स होता है ये g का मान। तो अपन प्रश्न के अकॉर्डिंग जो भी मान है अपन ले लेंगे। यहाँ इस प्रश्न ने कोई भी ऐसी बात नहीं की है तो अपन 9.8 भी ले सकते हैं और चाहे तो 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इस पर गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा देखिए, ये जो पिंड है एक धागे से लटकाया गया है, और अगर किसी वस्तु को आप किसी धागे से लटकाते हो तो धागे में क्या उत्पन्न होता है, तनाव बल। और तनाव बल की डायरेक्शन होती है वस्तु से बाहर की ओर। यानी अगर इस धागे में जो तनाव T है, जिसको अपन टेंशन बोलते हैं, वो टेंशन T है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वस्तु से बाहर की तरफ, ये टेंशन T हो गया। आगे बात समझ में।
दूसरा अगर अपन बात करें, देखिए गुरुत्वीय बल हो गया, तनाव बल हो गया, एक बल अभी और बच गया, और वो कौन सा है भाई, इस आवेश के ऊपर ये वाला आवेश जो है वो प्रतिकर्षण बल भी तो लगाएगा, यानी इस क्यू को ये वाला क्यू इस तरफ धकेलेगा प्रतिकर्षण, और वो कौन सा बल होगा, जवाब वो वैद्युत बल होगा। तो इस प्रकार से इस आवेश पर या इस 200 ग्राम के गोले पर जितने बल लग रहे हैं हमने उन सब को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। अब देखिए अगला काम अपना क्या होगा, ये जो तनाव बल T है हम इसे क्या करने वाले हैं, वियोजित करने वाले हैं। और सदिशों का वियोजन करना आप जानते होंगे, जैसे कहीं पर ये लिखा हुआ है कि दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, तो अगर अपन इसके घटक बनाएंगे तो इसके घटक कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ये घटक बनेंगे इसके, ठीक है, ये लंबवत 2 घटक इसके इस प्रकार से बन जाएंगे। अगर कोई सदिश इस प्रकार से है तो उसके घटक क्या बनेंगे, ये वाले और ये वाला, ये बन जाएंगे। अब इनमें देखिए ए जो है, अब इस ए के 2 घटक बनेंगे, एक तो बनेगा ए कोस थीटा और एक बनेगा ए साइन थीटा, ये डिपेंड करता है थीटा पर। जैसे देखो, ये थोड़ा ध्यान रखना आप डायरेक्टली, जैसे मैं कहूँ कि ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये तो ए वेक्टर और ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो इसको अपन बोलेंगे ए कोस थीटा और इसको अपन बोलेंगे ए साइन थीटा। लेकिन बाय द वे अगर थीटा ये ना होकर मैं कहूँ ये वाला एंगल थीटा है, तो फिर ये कौन सा घटक हो जाएगा, ए कोस थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा, ए साइन थीटा। यानी सदिश के साथ जो थीटा एंगल बनाता है वो तो होता है कोस वाला घटक, और उसके लंबवत जो बच गया वो कौन सा होता है, साइन वाला घटक। इस बात का विशेष तौर पर अपन को ध्यान रखना है, यही होता है घटकों में तोड़ना। तो देखिए यहाँ पर ये अपना तनाव बल इस डायरेक्शन में है, तनाव बल इस प्रकार से, तो इसके 2 घटक कैसे बनेंगे, एक तो ये बन जाएगा और एक घटक कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन सा टी कोस थीटा होगा और कौन सा टी साइन थीटा। देखो जिधर थीटा बन रहा है वो तो कोस वाला घटक होता है और बच गया वो कौन सा होता है, साइन वाला घटक होता है। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये देखो इन दोनों धागों के बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये देखो पूरा एंगल बन रहा है। इस एंगल को मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऊर्ध्वाधर लाइन से समद्विभाजित कर रहा हूँ, यानी देखिए एक डॉट डॉट लाइन खींच रहा हूँ मैं, ठीक है, ये इसको मैंने 2 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, और अगर पूरे एंगल की बात की जाए तो पूरा एंगल यहाँ कितना है, 2 थीटा। अब देखो यहाँ एक चीज़ देखना, ऐसा हमने क्यों किया है, देखिए ये भी ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये भी ऊर्ध्वाधर लाइन, और ये भुजा इसे काट रही है। यहाँ देखो जेड की शेप बन रही है, ये देखो कुछ इस प्रकार से ये जेड की शेप बनती है, और ऐसे एंगल को अपन सब जानते हैं कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण, ठीक है। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कौन सा होगा, थीटा ही होगा। अब अपने लिए घटक बढ़ाने कोई बड़ी भारी बात नहीं है, अगर इधर थीटा बन रहा है तो इस टी का ये कौन सा वाला, इसको एल थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, ये टी का कौन सा घटक होगा, जवाब ये होगा टी कोस थीटा, ठीक है, और बच गया ये कौन सा होगा, टी साइन थीटा। अब देखो ये हमने क्या कर दिया, टी का वियोजन कर लिया। अब यहाँ एक बात बताइए, हमें पता है कि निकाय साम्यावस्था में, जैसा कि प्रश्न ने कहा, अगर निकाय साम्यावस्था में है तो इस आवेश के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। यानी देखिए इस आवेश पर नीचे जितना बल लग रहा है उतना ही ऊपर लगेगा, इस आवेश पर जितना इस तरफ बल लग रहा है उतना ही इस तरफ लगेगा। यानी अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो क्या मैं ये चीज़ें लिख सकता हूँ, क्या जवाब है कि ये जो mg है इसे कौन संतुलित करेगा, टी कोस थीटा। यानी क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि टी कोस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, mg के, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें टी साइन थीटा, इसे कौन संतुलित करेगा, वैद्युत बल, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो टी साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा, वैद्युत बल के। और वैद्युत बल किन के बीच में, इस आवेश और इस आवेश के बीच में। तो वैद्युत बल का फॉर्मूला अपन सब पढ़ चुके हैं, क्या होता भाई, के Q1 Q2। अब देखो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो क्या लिख देंगे, के क्यू स्क्वायर, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, d, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा d स्क्वायर। ये हमने कूलाम नियम में पढ़ लिया कि 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ हमारे सामने 2 इक्वेशन होंगी, इक्वेशन नंबर ये 1 और ये अपनी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मैं भाग कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, समीकरणों के भाग कैसे होते हैं, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का भाग। देखिए समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है, टी साइन थीटा, इसमें भाग लगा देंगे समीकरण 1 के बाएं पक्ष यानी टी कोस थीटा का, ये इसमें भाग लगा दिया। और देखो इसका दायां पक्ष क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और इसमें भाग लगा देंगे इस दाएं पक्ष यानी mg का। अब देखो t से t कट जाएगा, और साइन बट्टा कोस आप सब जानते हो क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन। तो बताओ यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या मिला हमें, जवाब है के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर mg, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर आगे अपन क्या करना है, चीज़ को थोड़ा समझ लो, यहाँ तक कि रामायण समझ में आ जाने चाहिए आपके। अब देखिए एंगल के बारे में एक चीज़ को समझो आप, कि अगर मैं कहूँ कि अगर एंगल बहुत छोटा है यानी अल्प अगर कोण है, तो अल्प कोणों में देखिए एक चीज़ ध्यान रखना कि जो साइन थीटा है
या टेन थीटा है, ये लगभग सेम जो है गुण दर्शाते हैं कि साइन और टेन दोनों ही अगर अल्प कोण है तो इनको आप थीटा के बराबर लिख सकते हो। साइन और टेन अगर अल्प है तो ये थीटा लिख दो आप इसे। जैसे मैं कहूँ, जैसे देखो इसको यहाँ आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैंने कहा कि टेन थीटा और मैंने कहा थीटा अल्प है। थीटा अल्प होने का मतलब है अब चाहे इसे टेन थीटा लिख लो, इसी को मैं चाहूँ तो साइन थीटा भी अब लिख सकता हूँ, और साइन भी नहीं लिखना चाहूँ, टेन भी लिखना नहीं, मैं केवल इसे थीटा लिखना चाहूँ तब भी लिख सकता हूँ। ये जो संभावना है या ये जो कंडीशन है ये कब अप्लाई होती है, अगर थीटा बहुत कम हो। अब देखो यहाँ मैं ये अप्लाई क्यों कर सकता हूँ, देखिए मुझे एक बात बताइए कि ये वाला एंगल है, पूरा एंगल कितना है 2 थीटा, ये पूरा एंगल कितना 2 थीटा। हमें पता है ये भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, जबकि ये वाली भुजा कितनी है, ये धागे की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। यानी ये भुजा जितनी बड़ी और ये जितनी छोटी होगी, इनके बीच बनने वाले कोण उतने ही छोटे होंगे। तो ये इनके बीच बनने वाला कोण क्या बहुत छोटा है, ठीक है। ये पूरा एंगल ही छोटा है तो थीटा तो इसका भी आधा हो गया, तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। और छोटे कोणों के लिए अपन को पता है कि टेन थीटा को अपन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को चाहे तो अपन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी आप इसको चाहो तो वो लिख लो। तो मैं अब इसको देखो यहाँ लिख दूंगा कि अल्प कोण है, कौन से कोण है, अल्प कोण है। तो अल्प कोणों के लिए टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, थीटा। तो अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से मैं इसको थीटा कर दूंगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एम जी। हमें थीटा नहीं निकालना, हमें निकालना है आवेश। देखो सवाल क्या था, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश मतलब क्यू ज्ञात करना था, तो एक तरफ क्यू रख लेंगे, बाकी सबको उस तरफ कर देंगे। देखो यहाँ पर देखिए वापस इसी सूत्र को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। थीटा बराबर हमें क्या मिला, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एम जी। मुझे क्यू स्क्वायर चाहिए तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, बाकी सबका पक्षांतरण करवा दो तो जवाब है थीटा डी स्क्वायर एम जी अपॉन क्या आ जाएगा, के, ठीक है। और यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जवाब है अंडर रूट में थीटा डी स्क्वायर एम जी अपॉन के। अब आप कहोगे सर थीटा का मान क्या है, तो देखो थीटा अपने यहाँ से कैसे बताएंगे। आप सब जानते हो कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। देखो ये तो हो गया क्यू। अब पहले यहाँ समझ लो आप d का मान क्या है, सब जानते हो ये d है, ये है यानी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ d का मान हमारे पास है, m कितना है 200 ग्राम, ठीक है। g कितना है, यहाँ आप 10 ले लेना g का मान। और k क्या होता है, ये कांस्टेंट है जिसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर। ये सारी वैल्यूज आपके पास है। एक थीटा आपके पास है, थीटा भी अपन इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये क्या है कोण, ठीक है। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। ये आपने सूत्र पढ़ रखा होगा कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। अगर इस त्रिभुज में या यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो ये कोण कितना है 2 थीटा, कोण कितना बन रहा है 2 थीटा। तो चाप तो कितना हो गया d और त्रिज्या कितनी हो गई, ये l, ठीक है। ये जो भुजा दिख रही है ये हो गई। तो कोण बराबर ये जो कोण 2 थीटा है ये हो गया चाप बटा त्रिज्या d बटा l। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जवाब है d/12। क्या इस सूत्र में थीटा बराबर d/12 लिख सकते हैं, जवाब है हाँ लिख सकते हैं। तो आप थीटा की जगह d/12 और लिख दो। तो अपन देखो मैं डायरेक्ट यहाँ थीटा मिटा रहा हूँ और थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, d/2l। अब मुझे एक बात देखना, इस सूत्र में मुझे बताओ कौन सी वैल्यू अपने पास नहीं है। d हमारे पास है, ये d और d क्यूब हो जाए तो d का मान है, m का मान है, g का मान है 2 का मान 2, l का मान 40 और k का मान कितना 9 गुणा 10 की पावर 9। सारी वैल्यू रखिए, गुणा बाकी कीजिए और लास्ट में उसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो आपको q का मान मिल जाएगा। तो अब कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन में नहीं बता रहा वो आपको करनी है। अब देखो यहाँ इस सवाल में d और जो l के मान है वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो पहले आप इन्हें SI। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कोई आवेश Q है, कोई आवेश Q जिसे किस प्रकार विभाजित करें, कोई आवेश Q जिसे किस प्रकार विभाजित करें कि उनके बीच बल सर्वाधिक हो, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने को कोई आवेश Q दिया गया है और कह दिया गया कि भाई इस आवेश के कोई 2 टुकड़े करो, यानी इसका विभाजन कर दो, 2 टुकड़े कर दो इसको
और दो टुकड़े इस प्रकार से करो कि अगर आप उन्हें r दूरी पर रखते हो तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या हो, सर्वाधिक। अब जवाब है टुकड़े कई प्रकार से हो सकते हैं वैसे तो। देखें आप फॉर एग्जांपल समझो कि हमारे पास टोटल चार्ज Q था, ठीक है। चलो इसको अपना एक संख्यात्मक मान से समझते हैं। जैसे अपने पास कोई 10 कूलम आवेश था तो उसके टुकड़े कैसे कर सकते हैं कि भाई एक तो मैं कह दूं कि एक आवेश ले रहा हूं मैं 3 कूलम का, तो दूसरा कितना हो जाएगा 7 कूलम का। चाहूँ तो मैं कह दूं कि साहब मैं एक तो ले रहा हूँ 4 कूलम का, तो दूसरा कितना हो जाएगा 6 कूलम का। तो ऐसे टुकड़े करने, लेकिन अपने लिए वैलिड टुकड़ा कौन सा होगा, जवाब है वो टुकड़ा जहाँ उन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या हो, सर्वाधिक हो। तो अपने पास आवेश क्या है, Q है, उसके ऊपर को दो टुकड़े करने, और टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों के बीच में, उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या हो, सर्वाधिक हो। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ चीज़ को समझ लो आप। क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिए, मैं प्रश्न मिटा रहा हूँ आपके, तो वीडियो पॉज करके आप इन चीज़ों को लिख लिया करो। वैसे ये मौखिक ही याद रह सकता प्रश्न, वैसे कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो अपने पास टोटल चार्ज कितना था, Q था, तो मैंने इसको देखो दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा ये रहा, दूसरा टुकड़ा ये रहा। एक टुकड़ा मान लेते हैं स्मॉल q, तो दूसरा कितना होगा, जवाब है Q माइनस Q। भाई मेरे पास 10 रुपये थे, एक को 3 रुपये मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, जवाब है 10 माइनस 3 यानी 7 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही तो करते हैं अपन। तो वही चीज़ यहाँ कर दी, टोटल चार्ज Q था, एक Q है तो दूसरा कितना होगा Q माइनस Q, और मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स F कितना होगा, जवाब है K Q1 अपने हो गया ये Q, और Q2 कितना हो गया, जवाब है Q माइनस Q, ठीक है। और अपन क्या कर देंगे R स्क्वायर, अपन क्या कर देंगे R स्क्वायर। इसी को देखो अब F इज इक्वल टू के Q अपॉन R स्क्वायर, और ये क्या है, जवाब है Q माइनस Q। तो अपन क्या कर लेते हैं, पूरा इसको विस्तृत कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। इस के Q अपॉन R स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई, माइनस के Q अपॉन R स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, तो F बराबर क्या हो जाएगा, जवाब है के Q अपॉन R स्क्वायर, पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के Q R स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो K स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया अपने लिए फोर्स। अब देखिए हमें चाहिए कि F क्या होना चाहिए, F मैक्सिमम होना चाहिए। F क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। उस कंडीशन में देखते हैं कि अपने लिए इस Q का मान क्या आता है। अब एक चीज़ समझो यहाँ पर, अगर आपने अवकलन पढ़ रखा है तो वहाँ आपको एक बात पता होगी कि मिनिमा और मैक्सिमा वाली स्थिति पर dy बाई dx कितना होता है, 0 होता है। देखो छोटा सा मैं कोशिश करूँगा समझाने की, अदरवाइज आप देखो जब अवकलन में मिनिमा और मैक्सिमा जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। देखो कैसे, अपने यहाँ पर हमें पता है कि जो अपना फोर्स F है वो किस पर डिपेंड करेगा, इस आवेश Q पर। F किस पर डिपेंड कर रहा है, Q पर। Q का कोई एक मान होगा जिस पर F क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसी चीज़ को मैं ले चलता हूँ अक्ष और Y में। देखिए कोई मान Y है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, अक्ष पर। अक्ष के किसी एक मान पर Y का मान क्या होगा, मैक्सिमम। अगर ऐसी कंडीशन है तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये Y है, ये अक्ष है, और ये मैंने ग्राफ बना दिया। देखो इस पॉइंट पर आप देखिए Y का मान कैसा मिल रहा है आपको, अक्ष के इस मान पर y का मान क्या, मैक्सिमम। अब इस अक्ष से ज़्यादा मान करोगे या अक्ष से कम करोगे तो भी y का मान क्या होने वाला, दोनों ही कंडीशन में डिक्रीज होने वाला है। ये वो पॉइंट है, ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है जहाँ पर y का मान क्या मिल रहा है, अधिकतम। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर आप बात करो कि ढाल कितनी मिलेगी, देखो ढाल कैसे निकालते हैं, ये एक्स एक्सिस है, किसी भी पॉइंट पर ढाल निकाल दीजिए। इस पॉइंट पर निकालते तो अपन यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वही क्या कहलाती है, ढाल, जिसको अपन कहते हैं टेन थीटा, जिसको अपन क्या कहते हैं, टेन थीटा। और इसी को अपन कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे बताओ यहाँ टेन थीटा या डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा। दोनों रेखाएं समांतर है, समांतर थीटा का मान कितना होगा, 0, यानी टेन जीरो का मान मतलब क्या मिल गया आपको, 0। यानी बताओ ऐसी कंडीशन में डी वाई बाई डी एक्स कितना मिलेगा आपको, 0। कौन सी कंडीशन में, मैक्सिमम वाली कंडीशन पे। अगर अक्ष के किसी मान पर y मैक्सिमम मिल रहा है तो उस मैक्सिमम वाले पॉइंट पर dy बाई डी एक्स कितना होगा, 0 होगा। अब ना अपने यहाँ y है ना अपने कोण f, तो देखो y की जगह कौन अपने f और अक्ष की जगह अपने कौन है q। तो मुझे बताओ f के मैक्सिमम मान पर dy बाई डी एक्स की बजाय अपने क्या हो जाएगा, df बाई डी क्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, बल्कि अगर नहीं समझो तो इस प्रश्न के हिसाब से आप इतना समझ लो। बाद में देखिए मैं 11th क्लास के लिए मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो सीरीज चला रहा हूं, तो उसमें बहुत जल्द अवकलन अपलोड करूंगा, तो वहां उस टाइम आप ज़रूर उसे पढ़ना देखना, वहाँ पर तो ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। यानी f के मैक्सिमम मान के लिए ये ज़रूरी है कि df बटा dq क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी f का q के सापेक्ष अवकलन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
चलिए साहब एफ का मान तो है ही, इसका अपन करते हैं क्यू के सापेक्ष अवकलन। तो देखो क्या हो जाएगा अब ये, तो देखिए भाई यहाँ पर डी एफ बाई डी क्यू क्या होना चाहिए 0, डी बाई डी क्यू, ठीक है, डी बाई डी क्यू। एफ का मान क्या है, ये रहा एफ का मान क्या है भाई साहब, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये मान किसके बराबर होगा 0 के। आगे बात समझ, देखो एफ की जगह मैंने एफ का मान लगा दिया। अब इस अवकलन को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ। देखो डी बाई डी क्यू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी बाई डी क्यू, ये माइनस आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्या करना है 0। अब देखिए जब भी अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं, कांस्टेंट को साइड रखते हैं। देखो के कांस्टेंट है, ये क्यू टोटल चार्ज है वो तो फिक्स है ना, टोटल जितना भी सवाल का है वो फिक्स रहेगा। तो के क्यू और ये डिस्टेंस फिक्स है, तो इसको बाहर निकाल दो। तो देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बचेगा डी बाई डी क्यू, और केवल क्या बचेगा क्यू माइनस, यहाँ देखो कांस्टेंट कौन है, के कांस्टेंट है आर स्क्वायर, तो के आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी बाई डी क्यू किसका क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देख लो डी क्यू से डी क्यू कट गया, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो क्यू स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2q, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाए, अवकलन तो जानते ही हो आप, के स्क्वायर के अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका अवकलन क्या होगा 2q, क्या हो जाएगा 2q, और अगेन क्यू का डी क्यू कट जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ इस तरफ नोट कर रहा हूँ, यहाँ तक आप लिख लेना। अब मैं इन चीज़ों को यहाँ नोट कर रहा हूँ। हमें क्या मिला है, जवाब है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 2q अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। पक्षांतरण कर रहा हूँ इसका मैं, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, के 2q अपॉन आर स्क्वायर, कुछ कट रहा है आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर के से के, तो यहाँ से अपन को मिला 2q इज इक्वल टू q। तो बताओ यहाँ से q बराबर कितना होगा q बाई 2, यानी अपना एक हिस्सा जो q है वो कितना होगा q बाई 2, तो दूसरा हिस्सा भी क्या होगा फिर, अरे एक आधा है तो दूसरा वाला भी आधा होगा। तो मुझे बताइए किसी आवेश q के वो 2 टुकड़े क्या होंगे कि उनके बीच बल सर्वाधिक है। जवाब इनके आधे आधे टुकड़े कर दो, यानी कितना कर दो q बाई 2 कर लो। फटाफट इस सवाल को लिख लीजिए, अगर नहीं समझे हो तो एक बार रिपीट कर लेना, आई होप आप समझ जाओगे। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यही है, अगर ये किसी को पता है तो फिर उसको दिख, क्योंकि अवकलन तो देखो आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो अवकलन और ये कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। तो डी एफ बाई डी क्यू इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि देखो क्यू के किसी एक मान पर एफ क्या है मैक्सिमम, और ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू पर जो अपना है अवकलन है वो किसका एफ का कितना आना चाहिए 0, एंड डी एफ बाई डी क्यू कितना आना चाहिए 0, जो कि मैंने ग्राफ के रूप में आपको समझाया भी था। अगर नहीं आया है तो जब अपन अवकलन करेंगे उस टाइम एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, तो ये चीज़ भी आप आराम से कर लोगे। फटाफट नोट कर लीजिए इस चीज़ को। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कूलाम नियम के सदिश रूप पर, कूलाम नियम के सदिश रूप पर। देखो कूलाम नियम के सदिश रूप को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पहले ही समझ लेनी चाहिए। देखो कैसे, एक तो बलों का नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। देखो इधर जैसे मैं कहूँ कि एक आवेश ये है Q1, ठीक है, और एक आवेश है ये Q2, ठीक है, और दोनों मान लेते हैं समान प्रकृति के, इनके बीच की दूरी क्या है r। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो मुझे एक बात बताओ, Q2 पर कोई फोर्स लगेगा क्या? जवाब है यस। इस Q2 पर कौन बल लगाएगा? Q1। क्या Q1 पर कोई फोर्स लगेगा? जवाब है यस। इस Q1 पर फोर्स कौन लगाएगा? Q2, ठीक है। अगर समान प्रकृति के तो प्रतिकर्षण होगा, यानी अगर ये दोनों समान प्रकृति के तो ये जो Q1 आवेश है ये इस Q2 को प्रतिकर्षित करेगा ऐसे, यानी इस Q2 पर जो बल लग रहा है F किस पर लग रहा है? 2 पर। कौन लगा रहा है? 1, तो इसका नाम क्या होगा? F21। बल सदिश राशि है तो ये डायरेक्शन तो ऊपर वेक्टर लगा दिया। ऐसे अगर मैं कहूँ इस बल का नाम क्या होगा, तो ये देखो इस पर बल लगाएगा कौन? जवाब है लग किस पर रहा है? Q1 पर। लगा कौन रहा है? Q2। तो देखो प्रतिकर्षित करेगा इससे इस तरफ, किस पर लग रहा है? 1 पर। कौन लगा रहा है? 2। तो इस प्रकार से बलों के नामकरण करने आपको आने चाहिए। देखो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यहाँ पर कोई आवेश है Q3 और यहाँ पर कोई आवेश है Q5,
ठीक है। मुझे बताओ कि इस Q5 पर कोई बल लग रहा है कि जवाब यस, ये Q3 लगाएगा। किस तरफ लगाएगा? समान प्रकृति के इस तरफ लगाएगा। तो F किस पर लग रहा है? 5 पर। कौन लगा रहा है? 3। तो इसका नाम क्या होगा? F53। ऐसे ही मुझे बताओ इस Q3 पर, इस Q3 पर जो बल लगेगा जवाब है Q5 लगाएगा। किस पर लग रहा है? 3 पर। कौन लगा रहा है? 5। ये नामकरण आपको एक तो समझ लेना चाहिए। तो बलों का नामकरण कर सकते हो आराम से। ये हो गई साहब, बहुत बढ़िया बात है। एक आपको समझना पड़ेगा स्थिति सदिश क्या होता है। क्या चीज़ समझनी पड़ेगी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो देखो इसको समझो। यहाँ पर ये अपना कार्तीय निर्देश तंत्र बहुत फेमस, ये वाई एक्सिस, ये कौन सी है? एक्स एक्सिस। ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई आवेश है Q1। यहाँ पर कोई आवेश रखा गया इस कार्तीय निर्देश तंत्र में Q1। ये इस कार्तीय निर्देश तंत्र में सारी पोजीशन अपन कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? इस पॉइंट से, जिसको अपन बोलते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु। ठीक है। तो ये अपना बिंदु आवेश Q1 यहाँ रखा गया और ये अपना मूल बिंदु है। मान लेते हैं इसके निर्देशांक है x और y। इसके निर्देशांक क्या है? x और y। ठीक है। इस Q1 को इस मूल बिंदु O से अगर मिलाती हुई रेखा से मिला दूं, यानी देखो O से एक रेखा जाएगी जो किसको मिलाएगी? Q1 को। इस प्रकार से देखो ये, तो इसे अपन क्या कहेंगे? ये कहलाता है Q1 का स्थिति सदिश। तो किसी भी पॉइंट का स्थिति सदिश क्या होता है? जवाब है उस पॉइंट को मूल बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इस Q1 का ये स्थिति सदिश है, जिसे अपन कह देंगे R1 वेक्टर। जैसे देखो फॉर एग्जांपल और समझो, ये कार्तीय निर्देश तंत्र अपना, ये अपना मूल बिंदु, यहाँ पर कोई आवेश रखा गया Q2, ये देखो यहाँ पर। तो इसे आप बस कुछ मत करो, मूल बिंदु से मिला दिया करो, ये डायरेक्शन लगा दो यहाँ पर। तो जवाब है ये स्थिति सदिश है किसका? इस Q2 का। और अपन इसको बोल देंगे R2 वेक्टर। तो ये होता है स्थिति सदिश। बात समझ में आ गई क्या? ये हो गया दूसरे को। एक तो हमने क्या सीखा? बलों का नामकरण। एक हमने क्या सीखा? स्थिति सदिश क्या होता है। तीसरी चीज़ जो अपन को समझनी है वो देखो क्या है, इधर देख लीजिए, वो है सदिशों का संयोजन। और देखो सदिशों का संयोजन आपने पढ़ा है 11th क्लास में। सदिशों के संयोजन के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। सदिशों का संयोजन, और दो सदिशों का संयोजन करना हो तो हमारे पास में दो नियम चलते हैं, एक त्रिभुज नियम, एक समांतर चतुर्भुज नियम। तो आप केवल त्रिभुज नियम समझ लो, क्योंकि अपन को यहाँ त्रिभुज नियम की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे देखो ये कोई सदिश है A वेक्टर, ठीक है, और ये कोई सदिश है B वेक्टर। इनका संयोजन करना हो, परिणामी निकालना इसका, तो अपन क्या करेंगे? ये A वेक्टर है, यहाँ पर इस B वेक्टर को रख देंगे ऐसे। ठीक है। त्रिभुज नियम में हेड पर टेल रखी जाती है, ये B वेक्टर है। तो इनका परिणामी क्या होगा? जवाब है ये लास्ट में टेल को हेड से मिला दिया करो। ये होगा रिजल्टेंट R वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? A वेक्टर प्लस B, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। अब देखो अपन निकाल भी लेते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत आती है जब इसको थोड़ा घुमा दिया जाए ना, तो परिणामी ढूंढने में दिक्कत आती है कि इनमें परिणामी कौन सा है। तो परिणामी की एक फिक्स ट्रिक याद रखो कि जहाँ पर दो हेड और दो टेल मिलते हैं ना, वही परिणामी होता है। जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं ये एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए, ठीक है, ये है अपना C वेक्टर, ये B वेक्टर और ये A वेक्टर। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो ये एक त्रिभुज बन रखा है, यहाँ पर तीन सदिशों से ने त्रिभुज बना रखा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ बताओ परिणामी कौन सा, रिजल्टेंट कौन सा है, तो अपना जवाब देखो यहाँ पर देखो कि दो हेड और दो टेल कहाँ मिल रहा है। देखो दो हेड ये रे, दो टेल ये रे, तो A वेक्टर परिणाम। तो मैं क्या लिखूंगा? ये जो A वेक्टर ना, ये किसके बराबर होगा? जवाब है C वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो जब भी किसी त्रिभुज में परिणामी ढूंढना हो तो जवाब है जहां दो हेड और दो टेल, जिस भुजा पर दो हेड और दो टेल का संयोजन हो रहा है वही क्या होगा? परिणाम। अगर देखो गलती से मैं कहूँ कि नहीं ये परिणामी, तो देखो दो हेड यहाँ मिल रहे हैं लेकिन दो टेल नहीं है, एक हेड और टेल है। अगर मैं इससे कहूँ तो यहाँ दो टेल तो है लेकिन एक हेड और एक टेल है। ये वो भुजा है जिस पर दोनों टेल भी मिल जाएंगे, दोनों हेड भी मिल जाएंगे, ये रिजल्ट। तो जहाँ दो हेड और दो टेल मिलेंगे वही रिजल्टेंट है, और उस रिजल्टेंट को बराबर कर दो बाकी बचे दो के योगफल के सदिश योगफल के बराबर में। तो ये तीन चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। एक तो बलों का नामकरण, दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और एक त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम में आपको परिणामी सदिश ढूंढ लेना आ जाना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक कुलाम नियम के सदिश रूप को पढ़ने से पहले अपन को आनी चाहिए। अब देखो अपन चलते हैं कुलाम नियम के सदिश रूप पर। तो हेडिंग डालिए कुलाम नियम का सदिश रूप। अपनी हेडिंग क्या होगी? कुलाम नियम का सदिश रूप।
अब देखिए कूलाम नियम का सदिश रूप क्या है, तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो चार्ज लेंगे। वैसे तो अपन को पता है भाई दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन वहाँ हमने केवल परिमाण की बात की थी, अब अपन दिशा भी दिखाएंगे। और यहाँ से देखो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि दो आवेश एक दूसरे पर बल जितना लगाते हैं वो परिमाण में समान और दिशाओं में क्या होता है, विपरीत। वो चीज़ भी अपन यहाँ से प्रूव करेंगे। देखिए तो सबसे पहले अपन कार्तीय निर्देश तंत्र बना लेते हैं। ये अपना कार्तीय निर्देश तंत्र हो गया, ये मूल बिंदु हो गया O, ठीक है। एक आवेश यहाँ पर मान लेते हैं Q1 और एक आवेश में यहाँ पे मान रहा हूँ Q2, ठीक है। अब बताओ Q1 का स्थिति सदिश कैसे बनाऊंगा, जवाब इसे मूल बिंदु से मिला दो। तो ये जो रेखाखंड है ये कहलाएगा स्थिति सदिश R1 वेक्टर, किसका, इस Q1 का। ऐसे इसका क्या बनेगा, जवाब है इसको भी ऐसे मिला दीजिए। तो ये स्थिति सदिश हो गया अपने Q2 का R2 वेक्टर। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी ये हो गई, ठीक है। अब इसका नाम दो नाम रखेंगे इसके डायरेक्शन के हिसाब से। ये डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसका नाम अलग रखेंगे, ये वाली डायरेक्शन ले रहे हैं तो नाम अलग रखेंगे। क्यों रखेंगे, अभी सब चीज़ों को समझेंगे अपन। ये यहाँ तक की कहानी आपकी मेरे सब समझ में आ जानी चाहिए। अब मुझे एक बात, तो बलों का नामकरण भी हमने सीखा था। मुझे बताओ इस मान लेते दोनों समान प्रकृति, वैसे आप विपरीत प्रकृति के मानकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको प्लस और इसको माइनस मान लो तो बल एक दूसरे के इस तरफ आएंगे, ठीक है ना। अपन मानते हैं कि ये दोनों समान प्रकृति के, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो मुझे बताओ ये जो Q1 आवेश है, इस Q1 आवेश पर ये Q2 किधर फोर्स लगाएगा, जवाब प्रतिकर्षित करेगा ये, तो ये इसे इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा। और ध्यान रखना वैद्युत बल दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है, इसीलिए वैद्युत बल को अपन क्या कहते हैं, केंद्रीय बल। क्या कहते हैं अपन, केंद्रीय बल। फटाफट बताइए इस बल का नाम क्या होगा। तो देखो बल का नाम भी मैंने सिखाया था आपको। बल का नाम कैसे करते हैं, किस पर लग रहा है, 1 पर। कौन लगा रहा है, 2, तो ये हो गया F12 वेक्टर। ठीक उसी प्रकार ये Q1 इस Q2 पर बल लगाएगा। ठीक उसी प्रकार ये जो Q1 इस Q2 पर बल लगाएगा, जवाब इस तरफ लगाएगा। इसका नाम क्या होगा, जवाब है F। किस पर लग रहा है, 2 पर। कौन लगा रहा है, 1, तो F21 वेक्टर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक कि आपके। अब देखिए अब अपन क्या करेंगे, इस दूरी को मैं दो नाम देने वाला हूँ। एक तो मैंने नाम दिया R21 वेक्टर। क्या नाम दे रहा हूँ, R2। चीज़ को ढंग से समझ लो। यहाँ पर एक नाम क्या दे रहा हूँ मैं, इसी दूरी को R21, और एक इसी दूरी को मैं नाम दे रहा हूँ R12। इन दोनों में जो अंतर है वो है डिस्टेंस, सॉरी डायरेक्शन का। अगर मैं इधर से इधर वाली डायरेक्शन यानी Q2 से Q1 की ओर जा रहा हूँ तो मैं बात करूँगा R12 की। किसकी बात करूँगा, R12 की। और अगर मैं Q1 से Q2 की ओर जा रहा हूँ तो मुझे मतलब होगा R21 से। कि मुझे किससे मतलब होगा, R21 से। बात समझ में आ गई क्या। देखो अब ये याद कैसे रहेंगे, देखो F21 इस डायरेक्शन में तो R21 भी मैं इसी डायरेक्शन में ले रहा हूँ, और F12 इस डायरेक्शन में तो R12 भी मैं इसी डायरेक्शन में ले रहा हूँ। अब मुझे आप बताइए कि R21 और R12 में क्या संबंध है। जवाब R21 और R12 परिमाण में तो समान है, परिमाण तो यही है दोनों का, लेकिन दिशाएं विपरीत है। R21 इस डायरेक्शन में है जबकि R12 इस डायरेक्शन में। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब देखो इस R21 और R12 कुछ मान अपन कैसे निकालेंगे, चीज़ को समझना। यहाँ त्रिभुज नियम की रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो देखो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनके स्थिति सदिश क्या भाई, R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। क्लियर हो गई बात भाई। चित्रानुसार मान लिया कि दो आवेश है Q1 और Q2 और उनके जो स्थिति सदिश है वो है R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। ये अपन ने यहाँ पर देख लिया और लिख भी लिया। अब देखिए यहाँ पर पहले अपन इनकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले Q1 से Q2 की ओर सदिश। ध्यान रखना Q1 से Q2 की ओर सदिश। बताओ Q1 से Q2 की ओर सदिश कौन सा लिया है, जवाब R21। क्या लिया मैंने, R21। तो बताओ ये R21 वेक्टर कितना होगा। अब इस चीज़ को समझ लो। अब यहाँ पर आप देखिए R1 वेक्टर की डायरेक्शन तो यही है, ठीक है। R2 वेक्टर की डायरेक्शन तो यही है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, R21 मतलब मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो तीर का निशान इधर लगेगा ना। अब एक त्रिभुज बन रहा है, देखो ये त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में देखो दो हेड और दो टेल कहाँ पर है, वो तो है रिजल्टेंट, बाकी दो उसके घटक होंगे। तो देखो ये देखो यहाँ पर दो हेड मिल रहे हैं और ये दो टेल मिल रहे हैं। तो बताओ परिणामी कौन है, R2। परिणामी कौन है, R2। किन का, इन दो का। किन दो का, जवाब है R21 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर किसके बराबर होगा, R2 वेक्टर।
ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वापस रिपीट करता हूं। मैं अभी चर्चा कर रहा हूं R21 की। जब मैं R21 की चर्चा करूंगा तो डायरेक्शन मेरी क्या होगी, ये वाली, यानी तीर का निशान मैं इधर लगाऊंगा। अब आप देख लो, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें 2 हेड ये रे, 2 टेल ये रे, यानी R2 है परिणामी किनका, इन दोनों का, किनका, R21 का और R1 का। तो मुझे बताओ यहाँ से मेरा जो R21 वेक्टर है वो कितना हो जाएगा। जब आप इसका पक्षांतरण कर दो, R2 वेक्टर तो उधर था, ये उधर जाएगा तो ये R1 वेक्टर हो रहा है। क्या R21 वेक्टर बराबर R2 माइनस R1 लिख सकता हूँ? कि जवाब यस, आप इसे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार मुझे बताओ Q2 से Q1 की ओर सदिश, Q2 से Q1 की ओर सदिश। देखो अपन अब चल रहे हैं Q2 से Q1 की ओर, 2 से 1 यानी इस तरफ चल रहे हैं, और जब इस तरफ चलेंगे तो अपन किसको देखेंगे, R12 को। तो बताओ Q2 से Q1 की ओर कौन सदिश है? जवाब है R12 वेक्टर। कौन है? R12 वेक्टर। अब देखो तीर का निशान ये हटा दो, R12 की बात करें यानी तीर का निशान इधर लग जाएगा। अब आप देख लो इस त्रिभुज में, देखो 2 हेड कहाँ पर है, देखो ये रे 2 हेड और ये रे 2 टेल। ठीक है, बताओ अब परिणामी कौन है? जवाब अब अपना परिणामी है R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर तो हो गया परिणामी किनका? जवाब R12 का और R2 का, यानी R12 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। बताओ यहाँ से R12 क्या होगा? जवाब इसको इधर भेज दो, तो R12 वेक्टर क्या होगा, इसको इधर भेजोगे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ से R12 क्या होगा? R1 वेक्टर माइनस R। तो आया कैसे वो बता दिया मैंने। अब याद कैसे रखेंगे? तो डायरेक्ट याद रहते। देखो जब 2 1 है तो 2 माइनस 1, जब 1 2 है तो 1 माइनस 2। ठीक है, और इनको कैसे याद रखना है कि R21 किधर लेना है एग्जाम में। अगर आप भूल जाओ कि R21 किधर लिया था मैंने, R12 किधर लिया था, तो देखो R21 लिया था F2। देखो इस डायरेक्शन में F21 है तो इसी डायरेक्शन में R21 है, इस डायरेक्शन में F12 तो इसी डायरेक्शन में मैंने R12 लिया। तो ये दोनों आपको याद आराम से रह जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, मैं बात करता हूँ Q2 पर बल Q1 के कारण। जवाब है इस Q2 पर बल Q1 के कारण। तो देखिए सबसे पहले देखना, इस तरफ लिख रहा हूं मैं, Q2 पर Q1 के कारण बल। यहां तक कि बिल्कुल समझ गए रामायण, आप डायग्राम समझ ही लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो अपन क्या लिखते हैं, Q2 पर Q1 के कारण बल। Q2 पर बल किसके कारण? 1, तो वो होगा अपना F21 वेक्टर। तो पहले वेक्टर हटाओ दो, क्या मान होता है? जवाब बल का सूत्र होता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कौन कौन से? एक Q1 है, Q2 है, तो Q1 Q2 और बीच की दूरी। अब बीच की दूरी कौन सी है? यही तो इन दोनों आवेशों के। लेकिन अपन कौन सा मान लेंगे? जवाब अपन वो मान लेंगे जो F21 के डायरेक्शन में है, और F21 के डायरेक्शन में कौन है? R21 वेक्टर। कौन है? R21 वेक्टर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने को यहाँ केवल दूरी लिखनी पड़ती है, दूरी में दिशा नहीं होती है, दूरी में केवल परिमाण होता है। और किसी भी सदिश को अगर परिमाण काम में लेना तो अपन उसके क्या लगा देते हैं? मापांक, और ये कर दे दूरी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो F21 कितना होगा? जवाब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R21 वेक्टर का मापांक। ये भी परिमाण, ये भी परिमाण, ये भी परिमाण। अभी तक इसको दिशा देने वाला कुछ नहीं है। तो मुझे पता है कि F21 की डायरेक्शन क्या है। देखो ये रहा F21, इस डायरेक्शन में कौन? R21 है। तो क्यों ना मैं R21 के एक एकांक सदिश ले लूँ। अब देखो ये एकांक सदिश जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा ना तो ये डायरेक्शन तो दे देगा। R21 की डायरेक्शन क्या है? वही डायरेक्शन है जो F21 की डायरेक्शन है। लेकिन क्या इस बल के परिमाण में इसका कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि एकांक सदिश का मान कितना होता है? 1। इसलिए अब मैं यहाँ पर वेक्टर लगा दूंगा। बात समझ में आ जानी चाहिए। वापस रिपीट करता हूँ, देखिए यहाँ पर इस वेक्टर को हटा देता हूँ, ये केप हटा देता हूँ। ये केवल परिमाण है बल का, मुझे केवल परिमाण नहीं, मुझे दिशा भी चाहिए। और मुझे पता है कि F21 की डायरेक्शन क्या है? ये वाली। इस डायरेक्शन में कोई ऐसी चीज़ है? जवाब यस है। कौन है? R21 है। तो इसे मैं R21 से गुणा करवा दूँ? जवाब हाँ। सदिश से गुणा करवा दोगे तो परिमाण और दिशा दोनों गुणा हो जाएगी, तो परिमाण चेंज हो जाएगा। तो हमें दिशा चाहिए। दिशा देने वाला सदिश क्या होता है? एकांक सदिश। तो मैं इसे लिख दूंगा R21 केप। जैसे ये लिखूंगा यहाँ वेक्टर लग जाएगा। बात समझ में आ गई कि अब देखो इसी का एक रूप और क्या बन सकता है। देखना इधर, मुझे एक बात बताना, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार ये चीज़ आप लिख लो। क्या चीज़ है? इसको यहाँ लिख रहा हूँ, फिर मैं तुरंत मिटा दूंगा उससे। देखो क्या चीज़ है। देखिए किसी भी सदिश में अगर आप उसके परिमाण का भाग लगा दोगे, किसी भी सदिश में अगर आप उसके परिमाण का भाग लगा देते हो तो बताओ केवल, देखो सदिश मतलब क्या होता है? जवाब है परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा, और अगर उसमें परिमाण का भाग लग गया तो परिमाण से परिमाण कट गया, केवल क्या बचेगी? दिशा।
और ऐसा सदिश जिसमें केवल दिशा हो, उसका परिमाण केवल एक हो, उसे अपन क्या कहते हैं, एकांक सदिश। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ केप। और एकांक सदिश को अपन केप से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सदिश में उसके परिमाण का भाग लगाते ही एकांक सदिश बन जाता है। बनता है या नहीं बनता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो साइड में लिख लो। सदिश में अगर उसके परिमाण का भाग लगाए तो उसका अपन को उस सदिश की दिशा में अपन को क्या मिल जाएगा, एकांक सदिश। ये 11th क्लास में आपने पढ़ लिया और खूब सारे न्यूमेरिकल भी इसके होते हैं, तो इसको लिख लो। अगर आता है तो, नहीं आता है तो फिर देख लो। अब देखो यहाँ पर, तो बताइए इस R21 केप को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो देखना इधर, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मापांक का स्क्वायर। इस R21 केप को क्या, ये एकांक सदिश, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ क्या, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मापांक। देखो सदिश में परिमाण का भाग, तो ये बचेगा, तो लिख सकते हैं साहब, ठीक है। ये भी R21 मापांक है, ये भी R21 मापांक। तो बताओ यहाँ से F21 वेक्टर क्या बन गया, जवाब है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर, कितना हो गया, क्यूब R21 वेक्टर। क्लियर हो गई बात समझ में। अब मुझे बताओ इसका एक रूप और बना सकते हैं। R21 को क्या लिख सकता हूँ मैं, जवाब है R21 को मैं R2 - R1 लिख सकता हूँ। तो क्या मैं F21 बराबर ये भी लिख सकता हूँ क्या, जवाब है यस, ये भी लिखा जा सकता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मापांक का क्यूब। और इसको भी क्या लिखूंगा मैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्योंकि R21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन, R2, ये यहाँ से लिख दिया। तो ये इस प्रकार से अपन को ये मिला। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ इसी प्रकार, अगर मैं कहूँ इसी प्रकार, चाहो तो सारी स्टेप कर लो और चाहो तो डायरेक्ट लिख दो। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ कि F12 वेक्टर क्या होगा, तो जवाब है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, यहाँ इस बार क्या आ जाएगा, जवाब है R12 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर R12 के। भाई जब F12 निकालोगे तो ये वाली डायरेक्शन, दूरी तो वही रहेगी, लेकिन अपन कौन सा कंपोनेंट लेंगे, R12 लेने वाले हैं। तो मैंने R12, फिर इसी के वापस ये के यही रूप आप बना लीजिए, तो सारे के सारे ये के यही रूप वापस इसके बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे चला है वैसे के वैसे आप इसको चला दो, तो लास्ट रिजल्ट जो F12 का मिलेगा ना आपको, वो ये मिलेगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब माइनस R1 वेक्टर R2 वेक्टर, ठीक है ना। जैसे इसमें चला है ना वैसे ही इसमें चला दो आप, तो सेम ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब अगर आप कंपैरिजन करवाओ, देखो इन दो सूत्रों में आप कंपैरिजन करवाओ एक बार, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में कंपैरिजन करवाओ कि कहाँ अंतर है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, जवाब है इसमें भी है। Q1 Q2 ये भी एक परिमाण का स्क्वायर है, ये भी एक परिमाण का। देखो ये परिमाण तो R21 का परिमाण और R12 का परिमाण तो सेम है ना, तो ये भी सेम हो गया। अब देखो यहाँ पर R21 केप यानी ये दिशा है, किस तरफ है, इस तरफ। R12 किस तरफ, इस तरफ। तो मुझे बताओ F12 और F21 में क्या रिलेशन है, जवाब है कि साहब F, लास्ट में आप लिख देना कि समीकरण, जिससे इसको 1 दे देना, इसको 2 दे देना, और फिर आप क्या लिखना कि समीकरण 1 और 2 से क्या रिजल्ट मिल रहा है कि जो अपना F12 है वो बराबर है F21 के, बस फर्क किसका है, दिशा का। बस ये लास्ट में रिजल्ट लिख देना। यानी इस पूरे डेरिवेशन से अपन क्या रिजल्ट निकालते हैं, अपना रिजल्ट आता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल परिमाण में तो समान होता है, किंतु दिशाओं में क्या होता है, विपरीत। यानी एक अगर इस तरफ लग रहा दूसरा इस तरफ लगेगा, और यही इसी को अपन कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप आपने समझ लिया होगा। देखिए मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बताया है, मैंने F21 बता दिया, ठीक उसी प्रकार से आपको F12 लेना है। तो अगर समझ गए हो तब तो बताने की आवश्यकता नहीं है, और जब नहीं समझे हो तो वैसे बता कर क्या उखाड़ लूँगा मैं। तो फटाफट इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं अपन अध्यारोपण के सिद्धांत पर कि अध्यारोपण सिद्धांत में क्या पढ़ना। देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत की कहाँ रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए कोई निकाय है जिसमें n आवेश है, जैसे देखो, जैसे यहाँ पर कोई आवेश है Q1, यहाँ पर कोई आवेश है मान लेते हैं Q2, यहाँ पर कोई आवेश है Q3, ऐसे ही कोई आवेश है Q1, ठीक है, ऐसे n आवेश है, ठीक है। अब इस निकाय में
अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक आवेश पर, जैसे Q1 की अपन बात कर लें कि इस Q1 पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, वो अपन कैसे बताए, तो वहाँ फिर अपन को अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना। ये वैसे ये 11th क्लास में भी था अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे लगाएंगे अपन कि भाई इस Q1 पर अगर आपको टोटल फोर्स लगाना है तो आप क्या कीजिए, देखो कि इस Q1 पर बाकी जितने भी आवेश हैं वो अलग अलग कितना बल लगा रहे हैं। जैसे देखो इस Q1 पर कौन बल लगाएगा, जवाब ये Q2 लगाएगा, ठीक है। किधर मान लेते सारे के सारे समान प्रकृति के, तो इस Q1 पर ये Q2 किस तरफ बल लगाए, जवाब इस तरफ लगाए। नाम क्या होगा, किस पे लग रहा है, 1 पे, कौन लगा रहा है, 2। ऐसे ही इस Q1 पर ये Q3 पे लगाएगा, मिलाने वाली रेखा के अंदर इस तरफ लगाएगा, इसका नाम क्या होगा, 1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 3। ऐसे करते करते इस Q1 पर कौन बल लगाएगा, ये Qn भी लगाए, किस तरफ लगाए, इधर, नाम क्या होगा, F1, ठीक है। अब अगर हमें बताना है कि इस Q1 पर टोटल फोर्स कितना है, तो इन सभी का सदिश योगफल कर लो, यानी इस F पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा, जवाब है F1 पर 2 के कारण, 1 पर 3 के कारण, ऐसे करते करते 1 पर n के कारण, इन सब के योगफल के बराबर होगा। और इसी को अपन कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। वापस रिपीट करता हूँ, बात को समझिए कि किसी आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर कुल बल उस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। जैसे देखो मैं कहूँ कि जैसे ये कोई आवेश Q1 है और ये n आवेशों का निकाय है, जिसमें से मैं कोई एक आवेश Q1 ले रहा हूँ, इस पर टोटल फोर्स कितना होगा, जवाब है इस आवेश पर बाकी जितने भी बचे हुए आवेश हैं उन सब के कारण बल निकालो और उनका कौन सा योगफल करो, सदिश योगफल करो, तो आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा। और इसी को अपन क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए इसका डेरिवेशन है वो किस प्रकार से अपन करते हैं। देखो यहाँ पर तो समझ गए होंगे लैंग्वेज आप इसकी, ठीक है। अब देखो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब के नोट्स आपको टेलीग्राम पे अपना चैनल है परिष्कार YT एकेडमी, उस चैनल से आप जुड़िए। वहाँ पर जितने भी लेक्चर मैं यहाँ बता रहा हूँ सब के PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सीट्स भी मैं वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो जाइए और उस ग्रुप से जुड़िए ताकि रेगुलरली आपको जितने भी नोट्स अवेलेबल हो वो वहाँ पर मैं आपको करवा सकूँ, ठीक है। तो देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत, सबसे पहले बात करते हैं इसकी लैंग्वेज क्या होगी। तो आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर कुल बल उस पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है, वैसे PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी जैसे मैं अगर बात करूँ किसी भी एक कोई आवेश है, कोई Q1 आवेश है, उस पर टोटल फोर्स F1 है, वो कितना होगा, जवाब है 1 पर 2 के कारण, ऐसे ही 3 के कारण, ऐसे ही उस आवेश 1 पर 4 के कारण, ऐसे करते करते उस 1 पर n आवेशों के कारण जो जितने भी टोटल फोर्स लग रहे हैं उन सब का क्या कर दो, सदिश योगफल कर दो, तो वही होगा टोटल फोर्स। और इसी को अपन क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये लैंग्वेज है और ये इसका मैथमेटिकल रूप, फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके फटाफट इन चीज़ों को आप लिख लो। अब देखिए यहाँ पर अब इसका डेरिवेशन, तो एक बार के लिए अपन मान लेते हैं कि एक आवेश है यहाँ पर Q1, एक आवेश है यहाँ पर Q2, ऐसे ही कोई आवेश है यहाँ पर, ऐसे करते करते Q1 और यहाँ पर कोई आवेश है अपना Q0, ठीक है। ये n आवेशों का निकाय है जिसमें Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे करते करते कितने आवेश है, Qn आवेश है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि इस Q0 पर नेट फोर्स कितना होगा। तो देखो यहाँ देखिए आप, ये जो Q1 आवेश है ये Q0 पर लगाएगा, किस तरफ लगाएगा, इस तरफ, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, F01 वेक्टर। ऐसे ये 2 भी इस पर बल लगाएगा, इसका नाम क्या होगा, F02 वेक्टर। और ऐसे ही ये Q1 भी इस पर बल लगाएगा, इसका नाम क्या होगा, F0n वेक्टर। आगे बात समझ में। अब देख लीजिए आप, ये जो देखो जब भी दो आवेशों के बीच में बल निकालना हो तो अपन को ये बीच की दूरी भी चाहिए, तो इसका नाम भी निकालेंगे अपन। तो जैसे इसका नाम क्या होगा, R01 वेक्टर, इसका नाम क्या होगा, R02 वेक्टर, और इसका नाम क्या रख देंगे, R01 वेक्टर। ये अपन ने कूलाम के सदिश निरूपण में इन सारी चीज़ों को मैंने पहले बता दिया था इसी वीडियो लेक्चर में, तो ये सारा लिखा। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं
Q0 पर, देखो इधर Q0 पर Q1 के कारण बल, Q0 पर Q1 के कारण बल, Q0 यानी F0 किसी कारण 1, तो F01 वेक्टर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q0 अपॉन R01 वेक्टर स्क्वायर R01 कैप। ये सब कूलाम के सदिश रूप में हम पढ़ चुके हैं। ऐसे ही आप Q2 के कारण बल निकालोगे Q0 पर, Q2 के कारण बल, ठीक है, तो Q2 के कारण बल क्या होगा, जवाब F02 वेक्टर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q0 अपॉन R02 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर R02 के, ठीक है। अगर यहाँ वेक्टर कर देता हूँ ना तो यहाँ क्यूब आता है। ये चीज़ें ध्यान रखना, उस कूलाम नियम के सदिश रूप में सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, ठीक है। अगर यहाँ वेक्टर आ जाता है ना तो यहाँ फिर क्यूब लग जाता है, ठीक है। इसी प्रकार ठीक है, Q1 के कारण, किसके कारण, इस लास्ट Q1 के कारण, तो क्या होगा F0n वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn Q0 R0n वेक्टर मापांक का स्क्वायर R0n कैप, ठीक है। तो ये अपन ने 1 के कारण 2 के कारण ऐसे करते करते n के कारण टोटल फोर्स निकाल दिया। अब लगाते हैं कुल बल, अतः Q0 पर कुल बल, तो क्या लगाएंगे अपन, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो क्या लग जाएगा भाई, देखो भाई Q0 पर टोटल फोर्स F0 वेक्टर क्या होगा, जवाब है F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस F0n वेक्टर। तो देखो F0 वेक्टर, F01 का मान ये रहा, F02 का मान ये रहा, Fn का मान 0n का मान ये रहा, तो सारे मान लगा दो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q0 अपॉन R01 वेक्टर स्क्वायर R01 कैप। ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q0 R02 स्क्वायर R02 कैप। ऐसे करते करते लास्ट में डॉट डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn Q0 R0n वेक्टर मापांक स्क्वायर R0n के, ठीक है। अब देखो सब में कॉमन आ रहा है, क्या आएगा, एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, एक Q0 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो F0 वेक्टर इज इक्वल टू, मैं Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले रहा हूँ, देखो क्या बचेगा Q1/R01 वेक्टर स्क्वायर R01 के। ऐसे इधर क्या बचेगा Q2 R02 वेक्टर मापांक स्क्वायर R02 के प्लस ऐसे करते करते Qn/R0n वेक्टर R0n के, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 से लेकर के n तक ये योगफल होने वाला है। तो इसको अपन सिग्मा के पदों में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे F0 वेक्टर इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा, ठीक है। किसका Q/R0, ठीक है, इस जगह छोड़ रहा हूँ मापांक स्क्वायर R0 कैप, ठीक है। यहाँ जगह छोड़ दे, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर 2 2 2, फिर ऐसे करते करते 3 3 3, ऐसे करते n n n, यानी इसका मतलब है यहाँ मैं लगा देता हूँ i, यहाँ पर भी लगा देता हूँ मैं i, और यहाँ पर भी लगा देता हूँ मैं i, और i का मान स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से, और ख़त्म कहाँ हो रहा है n पर। इस प्रकार से अपन सिग्मा में लिखते हैं, ये आप सब जानते हैं, बिल्कुल बेसिक बात है, तो हमने इनको सिग्मा में लिख दिया। तो ये रहा अपना अध्यारोपण का सिद्धांत। वापस देख लीजिए जिनको नहीं पता, देखो ये देखो Q1, फिर आगे चलेगा Q2, फिर ऐसे करते करते कहाँ तक चलेगा n तक। तो देखो मैंने क्या लिख दिया इसको QI, अब I का मान 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ खत्म होगा n पर। तो ये इस प्रकार से सिग्मा में हमने इसको लिख दिया। तो ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो देख लीजिए इस वीडियो लेक्चर में अपन ने बात कर ली है, पहले अपन ने 2 न्यूमेरिकल किए थे, बहुत ही शानदार 2 नंबर के सवाल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद हमने कूलाम नियम का सदिश रूप पढ़ा, उसके बाद में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा। अब देखो कूलाम नियम के सदिश रूप पर एक न्यूमेरिकल है जो मैं यहाँ आपको वीडियो लेक्चर में नहीं करवा रहा, लेकिन जो PDF नोट्स में भी अपलोड किया है मैंने उस टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तो ज़रूर उस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ से PDF को डाउनलोड करें, जहाँ पर ये सारे के सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। धन्यवाद, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।